हेलो क्लास 11th, वेलकम टू एनलाइटन अकेडमी। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कॉस्ट का चैप्टर नंबर 2। माइक्रोइकोनॉमिक्स कॉस्ट का हमने चैप्टर 1 कर लिया है, उसको मतलब पार्ट 1 कर लिया है। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वाली वीडियो में हम करेंगे पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने टोटल कॉस्ट, टीएफसी, टीवीसी को समझा था। इस वाले पार्ट में हम एवरेज कॉस्ट को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एवरेज कॉस्ट को समझने का सिंपल सा मतलब है कि एवरेज की जब भी बात हो रही होगी ना, तो पर यूनिट की बात हो रही होगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते कि आपकी एक फैक्ट्री है, ठीक है। पहले दिन आप अपनी फैक्ट्री में बनाते हो 50 गुड्स, ठीक है। कोई गुड्स बनाते हो, मान लो कोई टॉय बनाते हो, तो पहले दिन कितने बनाए? 50। आपने दूसरे दिन बनाए 40 और, तो टोटल कितने हो गए? 50 प्लस 40, तो 2 दिन में मिला के हो गए 90। तीसरे दिन आपने 40 और बना लिए, तो 90 प्लस 40 कितने हो गए? 130। ना मान लो 30 बना लिए, 120। तो जब भी एवरेज की बात होगी तो पहले दिन का एवरेज कितना आया था भाई? 50। दूसरे दिन का एवरेज कितना आया था? 2 को 90 से डिवाइड कर देंगे, 45। और तीसरे दिन का एवरेज कितना आया था? 40। तो ये पर यूनिट कॉस्ट आती है, पर डे की जो कॉस्ट होती है इसे हम एवरेज बोलते हैं। तो एवरेज कॉस्ट की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। एवरेज कॉस्ट इज द पर यूनिट कॉस्ट व्हिच एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड द आउटपुट। ये क्या है? पर यूनिट कॉस्ट है जो कॉस्ट और आउटपुट की रिलेशनशिप को बताती है। सिंपल, जैसे हमने टोटल कॉस्ट में टीएफसी, टीवीसी और टीसी समझा था, इसमें भी हम एएफसी, एवीसी और एसी समझेंगे। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। सबसे पहले एएफसी, याद है टीएफसी क्या थी? टीएफसी थी टोटल फिक्स कॉस्ट, जो कभी भी चेंज नहीं होती। एवरेज फिक्स कॉस्ट का सिंपल मतलब है पर यूनिट फिक्स कॉस्ट। एएफसी का मतलब क्या होता है? पर यूनिट फिक्स कॉस्ट, कि भाई जो मेरी फिक्स कॉस्ट पहले थी, जो मेरी फिक्स कॉस्ट पहले थी, अब उसकी पर यूनिट कितनी आ रही है, बस ये क्या हो जाएगी मेरी एएफसी। ध्यान से देखना, एएफसी के निकालने का फॉर्मूला होता है टीएफसी को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो। मतलब भाई जो टीएफसी दे रखी है उसको किससे डिवाइड कर दो? क्वांटिटी से। मैं 12 को 0 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? इन्फिनिटी। 12 को 1 से करूंगा 12, 12 को 2 से करूंगा 6, 12 को 3 से करूंगा 4 एंड सो ऑन। तो ये क्या आ गई मेरी एएफसी। अब इसमें कुछ जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो ये कुछ इस शेप का आएगा। इस शेप को बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या नाम है इसका? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर यहाँ पर जितने भी रेक्टेंगल्स बन रहे होंगे उन सबका एरिया एक दूसरे क्या होगा? हमेशा इक्वल। और दूसरी चीज ध्यान रखना, ये कभी भी यहां पे कभी y एक्सिस को टच नहीं करेगी और ना कभी ये x एक्सिस को टच करेगी। मतलब ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती। इसका रीजन क्या है? क्योंकि भाई टीएफसी जब कभी जीरो नहीं हो सकता तो एएफसी कभी जीरो कैसे होगी? याद है ना कि अगर आप एक प्रोडक्ट बनाओ चाहे 10 बनाओ, लेकिन आपको रेंट तो देना ही पड़ेगा। जो बाहर रेंट है वो देना ही पड़ेगा। कभी जब टीएफसी हमारा जीरो नहीं हो सकता तो एएफसी भी कभी जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, इसकी शेप क्या है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ना ये कभी एक्स एक्सिस को टच करेगा, ना ये वाई एक्सिस को टच करेगा। रीजन, क्योंकि टीएफसी कभी जीरो होता नहीं है तो एएफसी भी कभी जीरो नहीं होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा एएफसी। अगली बात करते हैं एवीसी की, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जैसे टीवीसी था टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये एवीसी। इसी हो जाएगी बस पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। जैसे वो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट थी, ये क्या है? पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। जैसे हम एएफसी को टीएफसी से डिवाइड करके निकालते थे, एवीसी को हम टीवीसी को क्वांटिटी में डिवाइड करते हैं। बिल्कुल सेम, टीवीसी दे रखी है और हमने इसकी क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया। 0 को 0 से डिवाइड करा 0, 50 को 1 से करा 50, 90 को 2 से करा 45 एंड सो ऑन। ये मिल गया मेरा एवीसी। अब एवीसी का जो कर्व बनता है वो हल्का सा यू शेप्ड होता है, कि भाई पहले तो क्या होगा? ये हल्का सा कम होगा, फिर अपने मिनिमम पे आएगा और उसके बाद ये राइज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम इसको क्या बोलते हैं? यू शेप्ड। क्लियर है? एबीसी भी क्लियर है, एएफसी भी क्लियर है। और लास्ट में आता है हमारा एसी, सॉरी एसी। जब टोटल कॉस्ट थी ना कि टीएफसी और टीवीसी को ऐड कर दो, ऐसी एसी है। एसी में भी आपको क्या करना है? एएफसी और एवीसी को ऐड कर दो। ठीक है, ये रहा एवरेज टोटल कॉस्ट भी बोलते हैं, इसे एवरेज कॉस्ट भी बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? पर यूनिट टोटल कॉस्ट। जैसे वो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट थी, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट थी, ये पर यूनिट टोटल कॉस्ट है। इसको निकालने के दो तरीके हैं। सबसे पहले चाहे तो टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, या फिर एएफसी और एवीसी को प्लस कर दो। सिंपल, हमें एएफसी दे रखी है, एवीसी दे रखी है, दोनों को मैं क्या कर दूंगा? प्लस। इसकी भी शेप क्या रहेगी? सेम यू शेप। पहले ये डिक्लाइन होगा, फिर ये अपने मिनिमम पे आएगा, फिर धीरे धीरे राइज करना शुरू कर देगा। इसकी यू शेप थोड़ी डिफाइन होती है, परफेक्टली यू जैसा लग रहा होता है। जो हमारा एवीसी थी वो थोड़ा कुछ ऐसा था, वो परफेक्टली यू शेप नहीं था, पर उसे स्टिल यू शेप बोला जाता है। लेकिन हमारा एसी परफेक्टली यू शेप्ड होता है। यहां तक समझ आ रहा है? एएफसी, एवीसी और एसी दोनों समझ, तीनों समझ आ गए। अब इस वाली वीडियो में बस इनकी रिलेशनशिप और समझनी है, फिर हमारा एवरेज वाला पार्ट पूरा खत्म। चलो इनकी रिलेशनशिप पे आते हैं। ध्यान से देखिए, तीनों हमने ग्राफ एक साथ बना रखे हैं, एसी, एवीसी और एएफसी। ठीक है, फर्स्ट रिलेशनशिप क्या बोलती है? AC curve will always lie above ABC
बिकॉज एएफसी एट ऑल आउटपुट इंक्लूड्स बोथ एएफसी एंड एएफसी। ये सिंपल सी बात बोल रहे, कह रहा है कि भाई ये जो मेरा एसी कर्व है, ये कह रहा है जो मेरा एसी कर्व है वो हमेशा एबीसी और एएफसी से ऊपर करेगा। तो सिंपल सी बात है, एसी कैसे निकलता है, इन दोनों को प्लस करके, तो ये कभी इनसे छोटा तो हो ही नहीं सकता। तो एसी कर्व हमेशा इन दोनों से ऊपर रहेगा, क्यों? क्योंकि जो एसी है वो इन दोनों को इंक्लूड करके ही बनता है। सिंपल, पहली रिलेशनशिप क्लियर। सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है, एबीसी रीचेस मिनिमम पॉइंट एट द लेवल ऑफ आउटपुट लोअर देन एसी। ठीक है, ध्यान से देखना, ये जो मेरा एबीसी है ये इसका मिनिमम पॉइंट है। ये कह रहा है जब एबीसी अपने मिनिमम पॉइंट पे होता है तो एसी उस टाइम भी कम हो रहा होता है। जैसे ये है इसका मिनिमम पॉइंट, दोनों यहां पर है, यहां पर एबीसी अपने मिनिमम पे आ गया, लेकिन एसी अभी भी यहां से नीचे जा रहा है, कम हो रहा है। इसका रीजन क्या है, क्यों? क्योंकि एएफसी अभी भी डिक्लाइन हो रहा है। तो एएफसी के कम होने की वजह से एसी भी क्या हो रहा है यहाँ पे, कम। दोबारा सुनो एक बार, ये क्या कह रहा है, एबीसी जब अपने मिनिमम पे होता है तो एसी उस वक्त भी डिक्लाइन हो रहा था, उस वक्त भी कम हो रहा था। इसका रीजन क्या है, क्योंकि एएफसी भी उस वक्त क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। अगर एएफसी भी कम हो रहा है तो एसी भी क्या होता रहेगा, कम। सिंपल। और थर्ड वाला बहुत ही सिंपल है, क्या कह रहा है, एज द आउटपुट इंक्रीज द गैप बिटवीन एसी एंड एबीसी डिक्रीज, बट ध्यान से नहीं कह रहा है कि जैसे 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 ये एसी और एबीसी आगे बढ़ते रहेंगे इनका गैप धीरे धीरे कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, ऐसे बढ़ते रहेंगे। इसका रीजन क्या है, क्योंकि एएफसी क्या होता जा रहा है, धीरे 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 कम होता जा रहा है, और इन दोनों के बीच में, मतलब एसी किसके इक्वल होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं, हाँ, एसी किसके इक्वल होता है, एबीसी प्लस एएफसी। एबीसी को उधर भेज देता हूँ, तो एसी माइनस एबीसी, इन दोनों का जो गैप है वो किसके इक्वल है, एएफसी के। मतलब एसी और एबीसी के बीच में कौन सा गैप है, एएफसी। इतना समझ आ रहा है। और एएफसी क्या रहा है, धीरे 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 जाके कम होता जा रहा है, तो इन दोनों का गैप भी धीरे 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 कम होता है, लेकिन कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एएफसी कभी जीरो नहीं हो सकता। एएफसी जीरो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कभी टीएफसी जीरो नहीं हो सकता, और टीएफसी से ही एएफसी निकलता है। क्लियर है? एक बार रिपीट कर दूं फिर खत्म करते हैं। पहला था कि एसी हमेशा एबीसी और एएफसी से ऊपर रहेगा, क्योंकि एसी में दोनों इंक्लूड होते हैं। सेकंड था जब एबीसी अपने मिनिमम पे होगा तो वो उस टाइम एसी क्या हो रहा होगा, डिक्लाइन हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि एएफसी भी उस वक्त क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। और थर्ड क्या था कि एबीसी और एसी का गैप धीरे धीरे होकर कम होता रहेगा। क्यों? क्योंकि एएफसी क्या होता है, हमेशा डिक्लाइन होता है, कभी भी जाके मीट नहीं करेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कभी भी एएफसी जीरो हो जाए। क्यों? क्योंकि टीएफसी कभी भी जीरो नहीं होता। यहाँ पर सेकंड वाला पार्ट खत्म करते हैं। नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलेंगे एमसी और बाकी 3 या 4 जो रिलेशनशिप बचे उनके साथ। तब तक के लिए बाय।